हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC और हम बात करेंगे आपटा की। ओके, तो दोस्तों आपटा मतलब ये है अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट। आपको पता होगा कि पाकिस्तान के वेस्ट में अफगानिस्तान है, जिसको मैं ए से डिनोट करूंगा। यहाँ पे आपका पाकिस्तान है और यहाँ पे आपका इंडिया है। ठीक है सर, तो यही कहानी चलेगी आपटा में। आपटा में ये है सर कि एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुआ है। किसके किसके बीच में? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुआ। कब हुआ? 2010 में। किस लिए हुआ? गुड्स का मूवमेंट करना है। ठीक है, ओके। तो क्या क्या इसमें प्रोविजन ये है कि अफगानिस्तान का जो हमारा रोड होगा, अफगानिस्तान का रोड, रेलवे और पोर्ट, ठीक है, ये पाकिस्तान यूज कर सकती है और पाकिस्तान का जो रोड, रेलवे और पोर्ट है ये अफगानिस्तान यूज कर सकती है। क्लियर? अफगानिस्तान का पाकिस्तान यूज कर सकती है, पाकिस्तान का अफगानिस्तान यूज कर सकती है। ठीक है, ये हमारा एग्रीमेंट हुआ है। किस लिए हुआ है? क्योंकि यहाँ पे ट्रक का मूवमेंट, जो गुड्स जा रही है वो ट्रक का मूवमेंट हो जाए। ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान का बहुत सारा हमारा जो ट्रेड होता है वो इंडिया से होता है। ठीक है सर, ये तो मान लिया। मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, यही चीजें हमारी। ओके, देखिए अब ये है सर कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे से ट्रेड कर सकते हैं, एक दूसरे का रोड, रेलवे और पोर्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई थर्ड कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया इनका रोड, रेलवे, पोर्ट इस एग्रीमेंट में नहीं आ सकता है। इवन सेंट्रल एशिया का भी कोई कंट्री यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान भी तो ट्रेड करता होगा ना सेंट्रल एशिया से। तो वो चाहे कि हम पाकिस्तान का रूट यूज करके अफगानिस्तान को भेजूं तो नहीं, इंडिया चाहे कि पाकिस्तान का रोड, रेलवे, पोर्ट यूज करके अफगानिस्तान को भेजूं नहीं। लेकिन अफगानिस्तान चाहे तो पाकिस्तान का पोर्ट और रेलवे यूज करके इंडिया में भेज सकता है सामान थ्रू बाघा बॉर्डर। ओके, मतलब सर कि हमारा जो अफगानिस्तान है ये रोड इसका यूज करके बाघा बॉर्डर से ट्रक पास करते हुए एक्सपोर्ट कर सकता है इंडिया को, लेकिन इंडिया पाकिस्तान उसी बाघा बॉर्डर से होते हुए यदि माल को एक्सपोर्ट करना चाहता है अफगानिस्तान को, तो ये नहीं पॉसिबल है। समझ गए आप? मतलब कि चीज ये है कि आप कर लो, लेकिन ये दुश्मन है, इसका घाटा करवाना है। क्यों? ऐसा क्या दिक्कत है सर? क्योंकि बेटर रिलेशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इस वजह से अफगानिस्तान तो भेज सकता है अपने सामान को इंडिया में, लेकिन इंडिया अपने गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता अफगानिस्तान में। तो सर इंडिया के पास ऑप्शन क्या बच रहा है? इंडिया के पास ऑप्शन ये बच रहा है कि वो छाबहार पोर्ट को भी डेवलप कर रहे हैं ना। छाबहार पोर्ट को हम डेवलप कर रहे हैं जो कि ईरान में है, और छाबहार पोर्ट से हमने जारंज तक एक रेलवे बनाई है। ये जारंज जो हमारी जगह है ये हमारा ईरान और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है वहां तक की रेलवे है। तो छाबहार पोर्ट पर माल उतरेगा, जारंज तक ये रेलवे से जाएगा। उसके बाद इंडियन, आपको पता होगा कि वहां पे 2 बिलियन तक वहां पे इन्वेस्टमेंट कर चुकी है इंडिया गवर्नमेंट ने। क्या किया वहां पे? जो 4 बड़े बड़े वहां पे उनकी प्रोविंसेस है उसको हाईवे से हमने कनेक्ट किया है। उसके बाद जारंज से लेकर एक हमने उस हाईवे को कनेक्ट करने के लिए जो चार स्टेट्स हमारे हाईवे पास हो रही है ना, 1 2 3 4, ये इंडिया ने बनाया। तो जारंज तक तो रेलवे आ गई छबहार पोर्ट से। तो फिर हम क्या करेंगे? जारंज से इसको जोड़ने के लिए एक हाईवे डेवलप हम पहले कर चुके हैं। तो ये हमारा रूट हो जाएगा अफगानिस्तान से ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो वही यहाँ पे आपको बताया ना कि कोई परमानेंट दुश्मन और परमानेंट दोस्त नहीं होता है। तो हार्ट ऑफ एशिया में इंडिया के मिनिस्टर गए थे, उन्होंने बोला सर हमको भी ज्वाइन करने दो आपटा, हम भी आते, हम भी ट्रेड करेंगे, है ना। तो यहाँ कुछ दुश्मनी नहीं है भाई, यहाँ जहाँ इकोनॉमिक बेनिफिट दिखा उधर आप झुक जाओ। समझ रहे? यहाँ तो हम अपने पड़ोसी में थोड़ा हिचकिचाते हैं यार, थोड़ा बोलेंगे, कुछ मीठी मीठी बातें करेंगे तो समझ जाएगा। वहाँ यहाँ कुछ नहीं है, देश का भला सबका भला,
दूसरे कंट्रीज का मतलब नहीं है। जहाँ पे इकोनॉमिक हमें इंटरेस्ट दिख जाएगा वहाँ पे हम झुक जाएंगे उसकी तरफ पे। आप देखिए ना कि रसिया इंडिया का इतना अच्छा रिलेशन था, इंडिया ईरान का इतना अच्छा रिलेशन है, तो भी जब पाकिस्तान के साथ एक्सरसाइज हुई, जब पाकिस्तान की पास एक्सरसाइज हुई, ठीक है, मिलिट्री, तो पाकिस्तान में क्या हुआ कि वहाँ पे ईरान ने भी पार्टिसिपेट किया प्लस रसिया ने पार्टिसिपेट किया। जबकि सही मायने में ये है कि ईरान और रसिया तो अच्छे दोस्त हैं हमारे इंडिया के, तो उन्हें पास एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट किया। क्यों सर? क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स ट्रांजिट में बदलती है। कोई परमानेंट दोस्त परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे ना तो इंग्लैंड और फ्रांस हमेशा दुश्मन रहेंगे। जो इंग्लिश चैनल पास होती है इन्हीं के बीच से, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच इंग्लिश चैनल पास होती है, तो सर ये हमेशा दुश्मन रहेंगे। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी कि तीसरे को मारना है, दोनों मिलकर मारते थे। इंग्लैंड और फ्रांस वर्ल्ड वॉर 2 को देख लीजिए, उसके पहले दुश्मन थे, वर्ल्ड वॉर 2 में पकड़ के मारा, दोनों मिलकर लड़ाई करते थे। इसीलिए हमेशा एक थ्योरी तो अपने दिमाग में रख लीजिए, या कुछ चीज़ परमानेंट नहीं है, ना दुश्मनी ना दोस्ती। ओके, और देखिए सर, जो हमारा पाकिस्तान का एक रूट है, आपको पता होगा कि जो CPEC बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर बन रहा है, ये जिनजियांग प्रोविंसेस जो हमारी चाइना की है, ठीक है, जिनजियांग प्रोविंसेस जो चाइना की है, वहाँ से होते हुए ये POK का जो पार्ट है, POK, गिलगिट, बल्टिस्तान, कराची, यहाँ पे पहले आपका वो आएगा बलूचिस्तान, कराची होते हुए ये कहाँ पे जाएगी? ग्वादर पोर्ट पे, ठीक है। तो जो जहाँ तक हम अपना रूट ले रहे हैं, छाबहार पोर्ट से लेकर जारंज तक, और जो 4 सिटी हमने उनकी जोड़ी है, तो हमारा रूट तो इंडिया का ये हो गया। लेकिन पाकिस्तान का देखिए चाइना का क्या रूट हो गया। पाकिस्तान का जिनजियांग, POK, गिलगिट बल्चिस्तान, कराची और ग्वादर पोर्ट, ठीक है सर, तो ये उनका पोर्ट है। अब देखिए सर, अगली हम पढ़ेंगे G20 समिट। G20 समिट में क्या हुआ कि अभी 11th G20 की समिट हुई है हमारी चाइना में, ओके, हांजोंगवे एक जगह है चाइना में, वहाँ पे हुई है। तो पहली बात ये करते हैं कि G20 बना किस लिए था और कब बना था। सर G20 बना था हमारा 1999 में, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर उस देश के और प्लस गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक पार्टिसिपेट कर सकते थे, ठीक है सर, पार्टिसिपेट कर सकते थे। कब बना? 1999 में। किसके गवर्नर, किसके हमारे फाइनेंस मिनिस्टर? जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, जो ये G20 है, ये नियरली 80% वर्ल्ड की इकोनॉमी, जो G20 की हमारी G20 की जो हमारी ग्रुपिंग है, इसमें 80% हमारी इकोनॉमी, 80% वर्ल्ड की इकोनॉमी इनके पास है। तो ये लोग क्या करते हैं कि आपस में मिल बैठ के बातें करते हैं कि क्या हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पाथ होना चाहिए, ठीक है, कैसे हम क्राइसिस को बचा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बातें इसमें चलती है G20 में। बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ग्रुपिंग है। तो सर अभी इसकी 11th हमारी समिट हुई है, चाइना हांजोंगवे में हुई है। थीम ये था कि हमें इनोवेशन की तरफ जाना है, इनोवेशन करना है, ओके, इंटरकनेक्ट करना है और इंक्लूसिव वर्ल्ड डेवलपमेंट करना है, इंक्लूसिव इकोनॉमी होनी चाहिए। क्यों इंक्लूसिव होनी चाहिए? क्योंकि सर आपको पता होगा कि जो हमारा 1% जो पैसा है ना, 1% जो हमारे लोग हैं, इनके पास नियरली 50% मनी है वर्ल्ड की। तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है, ये एक्सक्लूसिव है। जैसे शर्ट लगता है ना शोरूम में, एक्सक्लूसिव है, मतलब कुछ ही लोगों के लिए ही है। तो इंक्लूसिव मतलब कि जो बॉटम स्ट्रेटा है, जो हमारे लोअर क्लास है सोसाइटी में, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट जिनका नहीं हो सकता, उनको भी डेवलपमेंट में साथ में लिया जाए। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंक्लूसिव ग्रोथ की है। यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होती है, एक्सक्लूसिव ग्रोथ होती है। टाटा हो या बिरला, सबने है देश का है काटा, ओके। तो ये टाटा बिरला के ज़्यादा डेवलपमेंट होता है एज कम्पेयर टू कि जो हमारा पीजेंट्स हैं, जो हमारे SC ST हैं,
ठीक है। तो इनका डेवलपमेंट कम होता है, और सर इनका डेवलपमेंट आज ही से नहीं हो रहा है ऐसा कम, ये सालों साल से चलता हुआ आ रहा है। एंशिएंट इंडिया से यदि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस समय भी जब राज्य बने तो कहीं ना कहीं जो पीजेंट्स थे, किसान थे, इनके लाशों पर ही तख्ता सजा हमारे राज्यों का, इनसे ही कर वसूल कर राज्य आगे बढ़े। ठीक है सर, तो ये तो कहानी है और ये चलती रहेगी, ये नहीं रुकनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए हाईलाइट क्या था हमारा G20 का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 2030, आपको बता चुका हूँ एजेंडा 2030 क्या है कि 2015 में एक मीटिंग हुई न्यूयॉर्क में, यूएन का वो हेडक्वार्टर है, और 15 साल का एक एजेंडा रखा गया। तो कब खत्म होगा ये? 2030 में। यहाँ पे 17 गोल बनाए गए, जिसमें पहली बात सबसे बड़ी गोल ये था कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। मतलब केवल इन्वायरमेंट का ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करना है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट, ये तीनों का हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। पॉवर्टी को इरेडिकेट करनी है, एजुकेशन को बढ़ाना है, हंगर को जीरो करना है। ये 17 इसके गोल हैं हमारे। ठीक है सर, अब देखिए इसके बाद देखिए हंजागुवे कंसेंसस क्या वहाँ पे बात हुई, वहाँ बात हुई इंक्लूसिव ग्रोथ की, आपको बता दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। ओपन ट्रेड की बात हुई। उसके बाद जो ग्लोबलाइजेशन हमारा हुआ है, इसमें कोई एक कंट्री बेनिफिट ना हो, सारी कंट्री को ये बेनिफिट हो, और एक कोई क्लास, सोसाइटी का एक क्लास बेनिफिट ना हो, सारा क्लास इसमें बेनिफिट हो, इसकी बात की गई। ओके, इसके बाद सर एक हमारा है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। जो भी हमारे यहाँ 70% हमारा जो FDI आता था इंडिया में, वो साइप्रस और मॉरिशस से आता था। ठीक है, तो बेस इरोजन में क्या होता है दोस्त कि हमारे यहाँ एक डबल टैक्सेशन एवॉइडेंस हमारी स्कीम थी कि हमारा कोई मॉरिशस की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है टैक्स नहीं लेगी। ठीक है, और मॉरिशस की जो कंट्री थी ये बहुत कम टैक्स लेती थी, मिनिमम टैक्स उनका जाता था, बहुत मिनिमम टैक्स लेती थी, इवन वो टैक्स लेती ही नहीं थी। तो क्या होता था कि इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो म्यांमार में जाते थे अपने पैसे को लेकर, और वहां से एक कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करते थे, कहां पे? इंडिया में। तो क्या हुआ कि जो पैसा है, मतलब मान लीजिए 100 रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किया और इन्होंने बनाया 120 रुपए। ठीक है सर, इस तरह से मैं ही हूं, इंडिया का हूं, मैंने 100 रुपया इन्वेस्ट किया, 120 रुपया बनाया। तो क्या हुआ, हमारा जो कैपिटल गेन हुआ ना 20 रुपए का, इस पर टैक्स होना चाहिए। तो इंडिया गवर्नमेंट तो टैक्स नहीं लेगी कैपिटल गेन पे, लेना किसको चाहिए? मॉरिशस को। तो मॉरिशस भी क्या करेगी, कैपिटल गेन पे कोई पैसा नहीं लेती थी, तो जो 20 रुपए हुआ तो टैक्स फ्री हो गया ना, इसे ही तो टैक्स हेवन बोलते हैं। ये हमारा टैक्स हेवन का कॉन्सेप्ट था। तो इन्होंने बोला कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, यही हमारा है BEPS, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये नहीं होना चाहिए, इस पे बात हुई। ठीक है सर, इसके बाद क्लाइमेट चेंज पर बिल्कुल चुप रहे G20 के लोग, इन्होंने कोई ज्यादा बात नहीं हुई पेरिस एग्रीमेंट पे, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट में क्या करना है, हमें रेटिफाई करना है। ठीक है, अभी माराकेस हमारा डिक्लेरेशन हुआ है, यहाँ पे काम हमारा ये है कि पेरिस एग्रीमेंट में बहुत सारे काम हो चुके हैं, अब इसका रूल बुक बनाना है, और 2020 के बाद हमारा काम करना है, पेरिस एग्रीमेंट खत्म हो रहा है। देखिए 2020 में हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है, ये इसका सेकंड फेज चल रहा है हमारा। 2012 से 2020 तक हमारा क्योटो प्रोटोकॉल का सेकंड फेज चल रहा है। तो अभी हमारा, आपको पता होगा कि हमारा 2016 में हमारा पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, तो अब क्या हो रहा है कि जब क्योटो प्रोटोकॉल हमारा खत्म हो जाएगा तब क्या होना चाहिए रूल, तब वही पेरिस एग्रीमेंट हुआ है। 2020 के बाद हमारा पेरिस एग्रीमेंट लगाया जाएगा। लेकिन इस एग्रीमेंट में क्या हुआ है दोस्त, पेरिस एग्रीमेंट में, क्योंकि इस पे काम तो हुआ है बहुत सारा, लेकिन अभी तक रूल बुक नहीं बनी हुई है, बाइंडिंग हमारा इन्फोर्समेंट नहीं हुआ है। और यहाँ पे यूएसए कह रहा है कि मैं शामिल नहीं हुआ, ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, इसलिए हमें कोयला जलाना पड़ेगा ज़्यादा। तो वो क्या कर रहे हैं कि ये पेरिस एग्रीमेंट से हटने के प्लान बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, और टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो गया
ठीक है, तो ये अर्थ बचेगी नहीं रहने के लिए। और अकॉर्डिंग टू एक रिपोर्ट आई है हमारी कि एक 2018 तक हमें पेरिस एग्रीमेंट को फाइनलाइज करना है, और 2018 तक ये पेरिस एग्रीमेंट फाइनलाइज नहीं होगा तो ये लास्ट चांस है कि हम अर्थ को बचा पाएं। ठीक है सर। इसके बाद डंपिंग पे बात हुई है कि हमारा जो चीपर हमारा स्टील चाइना वहाँ पे कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो प्रोडक्शन अदर कंट्रीज कर रही हैं, अदर कंट्रीज जो कर रही हैं, जैसे चाइना को छोड़कर जो भी स्टील प्रोडक्शन कर रही है उनका दाम तो हाई ही रहेगा, क्योंकि चाइना बल्क में प्रोडक्शन करता है और बल्क प्रोडक्शन होने के कारण ये चीपर होता है सर। उसके बाद रिफ्यूजी क्राइसिस बात हुई है, सीरियन क्राइसिस बात हुई है, टेररिज्म पे बात हुई है, इन सब पे बात हुई है इसमें। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं कि रसिया पाकिस्तान की एक हमारी एक्सरसाइज हुई है, पासिक्स एक्सरसाइज हुई है, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें क्या है सर कि आपको बता दिया मैंने कि जैसे उरी अटैक हुआ, उरी अटैक के बाद क्या हुआ सर, उरी अटैक होने के बाद पीएम मोदी साहब ने बोला कि पाकिस्तान को हमें आइसोलेट करना है। ठीक है सर, पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, तो पाकिस्तान को बता दिया ना पीछे वाले लेक्चर में, कहाँ पे जाएगी पाकिस्तान, पाकिस्तान चाइना के पास जाएगी या रसिया के पास जाएगी। तो अभी हम देखेंगे कि रसिया और पाकिस्तान का क्या रेनेंसा है, क्या मतलब इनके रिलेशन में चेंज आ रही है, कैसे रिलेशन को अपना मजबूत कर रहे हैं। तो सर बात यह है कि रसिया एक मार्केट खोज रहा है ताकि अपने माल को बेचा जा सके, जो भी उनके पास हथियार है। और दूसरी चीज आपको पता होगा कि सीरिया में, लीबिया में और जो भी हमारे लिस्ट डेवलप कंट्रीज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, वहाँ पे वेस्टर्न का बहुत ज़्यादा दबदबा है। जो वेस्टर्न कंट्रीज बेसिकली यूएसए का बहुत ज़्यादा दबदबा है। आपको पता होगा कि हमारा जो पाकिस्तान है ये एलाई है यूएसए का, है ना, कोल्ड वॉर एरा में ही इसने ज्वाइन कर लिया था यूएसए का खेमा। लेकिन अब क्या टाइम मिला है रसिया को कि अब रसिया को टाइम मिला है कि पाकिस्तान को अपनी तरफ किया जाए, ताकि हमें यूएसए की लॉबी को थोड़ा सा कमजोर किया जाए, है ना। तो ये हमारी बात हो रही है, पहली चीज तो ये बात हो रही है। उसके बाद रसिया क्या करेगा कि हमारा 4 Mi-35 हेलीकॉप्टर इनको भेजेगा। ओके, तो देखिए ये क्यों कर रहा है भाई, आपको मैंने बता दिया। पहली बात तो ये बता दिया कि आपको वेस्टर्न का जो दबदबा है उसको कम करने के लिए रसिया चाह रहा है, और जो एलाई था रसिया इसको लेना चाह रहा है अपनी तरफ। दूसरी चीज कि रसिया ने क्या किया है कि इनका भी तो कहानी है क्रीमिया का। इन्होंने पहले 1954 में किया गया था कि सोवियत ने क्रीमिया को गिफ्ट कर दिया था, लेकिन बाद में इसको मिलिट्री भेजकर हथिया लिया क्रीमिया को। अब क्रीमिया में रेफरेंडम भी हुआ, रेफरेंडम होने में ये हुआ कि रसिया के पक्ष में वोटिंग चली गई, लेकिन यूएन बोल रही है कि ये रेफरेंडम सही मायने में सही से नहीं हुआ है, फिर से रेफरेंडम होना चाहिए। लेकिन रसिया का रेफरेंडम हो गया, अब क्या चाहिए। इसको, इस गुस्से को लेते हुए जो G8 हमारी कंट्रीज है, जो हमारी डेवलप कंट्री हैं, G8 का जो हमारा ग्रुप है, उससे इसको बाहर कर दिया गया था रसिया को। ठीक है सर। अब आपको बता दिया कि यहाँ पे रसिया डिपेंड है हमारा आर्म्स और एनर्जी बेचने के लिए। ठीक है, ये बेचना है तो मार्केट मिल जाएगा उनको। तो इंडिया की पॉलिसी में क्या शिफ्ट आएगा सर, बात ये है कि इंडिया से रसिया क्यों अलग जा रहा है, इसको देखना पड़ेगा। इंडिया से रसिया अलग इसलिए जा रहा है सर कि हमारा जो आर्म्स, सबसे ज्यादा आर्म्स खरीदते थे कहाँ से, हथियार खरीदते थे रसिया से। लेकिन अब रसिया के हथियार पुराने हो गए, टेक्नोलॉजी उनकी पुरानी हो गई, तो इंडिया ने अपना शिफ्ट कर लिया खरीदने के लिए। हमारा सबसे ज्यादा आर्म्स खरीदे जाते हैं यूएस, इजराइल और फ्रांस से। ठीक है सर। लेकिन इंडिया ने भी अपने रिलेशन को बहुत अच्छे से कैलिब्रेट किया है विद द रसिया, क्योंकि जब चेचन्या की क्राइसिस हुई, सीरिया की क्राइसिस हुई, यूक्रेन की क्राइसिस हुई, तो इंडिया ने सपोर्ट किया हमेशा रसिया को। ठीक है, लेकिन रसिया से हमारा इतना अच्छा रिलेशन बन क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा, ट्रेड हम बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे रसिया के साथ, ये हमारी प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए वे फॉरवर्ड क्या है दोस्त, कि चाइना और रसिया का जो रिलेशन है ये भी आगे बढ़ रहा है। आपको पता होगा न्यूज़पेपर से आप यदि थोड़ा बहुत ताल्लुक होगा आपका, तो इसको आप समझ पा रहे होंगे चाइना और रसिया का भी रिलेशन आगे बढ़ रहा है। और मिलिट्री एक्सरसाइज जो हुई है इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा इंडिया और रसिया के रिलेशन पर। और रसिया कभी भी एक मेजर इकोनॉमिक पार्टनर नहीं बन सकता है हमारा पाकिस्तान से लेकर बहुत जल्दी। इसके पहले ही स्थिति को सुधार ली जाएगी इंडिया के द्वारा।
बट इंडिया ने सिक्योरिटी कंसर्न दिखाया था जब ये पासिक्स एक्सरसाइज होने जा रही थी, तो इंडिया ने बोला था कि सर मत करिए, सिक्योरिटी कंसर्न है रसिया से, लेकिन रसिया नहीं मानी। रसिया ने बोला कि भाई देयर इज इक्वालिटी, इंडिया यूएसए इक्वल टू पाकिस्तान प्लस रसिया। तो ये लोग चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए चाइना और रसिया तो हमेशा से, चाइना रसिया यहाँ पे कम्युनिस्ट कंट्री है, ठीक है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो हमेशा से इनकी दोस्ती बनी रहेगी क्योंकि आइडियोलॉजी है इनकी। तो जो हमारी चाइना और रसिया है इनकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, लेकिन उनके बगल में कौन जा रहा है, यूएसए, जहां पे कैपिटलिस्ट कंट्री है। तो हमेशा से इनके बीच में क्या रही है, तनातनी रही है। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा खत्म हुआ, तब आप देख सकते हैं कि हमारा दो खेमा बट गया था, एक वार्सो पैक्ट साइन हुआ, एक नाटो साइन हुआ। तो हमेशा से क्या होगा, चाइना और रसिया दोस्त बने ही रहेंगे। में भी प्रॉब्लम भी आ सकती है, प्रॉब्लम भी आई थी 1965 के करीब में, 1960 और 65 के करीब में आई थी। तभी आप देख सकते हैं कि इंडिया में भी दो पार्टी हमारी डिवाइड हुई, सीपीआई और सीपीआईएम। तो सीपीआई जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये रसिया की आइडियोलॉजी पे चलती है, और जो सीपीआईएम है ये मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये हमारी चाइना की आइडियोलॉजी पे चलती है, ठीक है। लेकिन इनके बीच क्यों ये सीपीआई और सीपीआईएम बनी थी, क्योंकि चाइना और रसिया में एक बिटर रिलेशन बन गया था, इनका रिलेशन थोड़ा खट्टा हो गया था, इसलिए यहाँ पे भी डिवाइड हो गया, उनका असर यहाँ पे देखा गया। और सीपीआई और सीपीआईएम दोनों नेशनल पार्टी है हमारे इंडिया में, इसको आप याद रखें, ठीक है सर। तो ये सारी चीजें हमारी बात हो गई है अभी तक। तो आपको यदि लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।